प्यारे दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th नागरिक शास्त्र का पाठ नंबर 5, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, पार्ट 4 में हमने कुछ मौलिक अधिकार देखे थे, जैसे कि स्वतंत्रता का, समता का अधिकार हमारे पास है, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का भी हमारे पास अधिकार है ना। तो ये कुछ मौलिक अधिकार हमने पढ़े थे। अब कुछ और अधिकारों की हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग ये पाठ में देखेंगे। अच्छा, और क्या देखेंगे? और हम देखेंगे शैक्षिक देखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक जो भी अधिकार हैं, इनकी जानकारी हम लोग यहाँ पर इस पाठ में प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको आगे और पता चलेगा कि कौन कौन से अधिकार हमारे संविधान के द्वारा हम लोगों को दिए गए हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करें। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत ये आता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, भारत क्या है? एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है ना। हमारे संविधान ने पहले ये घोषित कर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो अगर हम किसी एक धर्म को ही प्रमोट करें, ठीक है, या फिर अपने देश का धर्म उसी को मानने लगे, फिर ये तो गलत हो जाएगी। फिर लोगों के बीच में क्या होगा? झगड़ा निर्माण होगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे। इसीलिए हमारा जो देश है एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, यहाँ पर किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये तो हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा ही था। अब इसको लेकर के हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिएगा इसके अनुसार क्या कर सकता है। भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म की उपासना करने और धार्मिक उद्देश्य के लिए अगर उसे कोई संस्था स्थापित करनी है ना, तो वो कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, उसके पास ये अधिकार है। और सुनिएगा, देखो धार्मिक अधिकार जो है, मान लो अभी धार्मिक ये बनाने का, संस्था बनाने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन ऐसे कोई भी संस्था बनाएगा और उस संस्था को सरकार भी पैसे प्रोवाइड करे, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो देखो हमारे सरकार ने दो चीजों के लिए मना किया है। क्या बोला है? इन दो बातों की अनुमति नहीं दी गई है। कौन कौन सी दो बातें हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जिस कर का उपयोग विशिष्ट धर्म को प्रोत्साहन अथवा बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, सरकार ऐसे कर लाद नहीं सकती। यानी कि संविधान ने धार्मिक कर लगाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। जैसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर टैक्स से क्या हो रहा है कि लोगों, जो कोई एक पर्टिकुलर धर्म है ना, उसको ही प्रमोशन मिल रहा है, उसको ही प्रमोट किया जा रहा है, उसको ही बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे जो कर है ना, वो सरकार जबरदस्ती नहीं ला सकती कि आप लोगों को ये भरना है, हम नहीं भरेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि सरकार से आर्थिक सहायता लेने वाले जो शैक्षिक संस्थान हैं, वहां पर धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखते होंगे, मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये अब उनको अनुदान कहाँ से मिलता है? वो कैसे काम करते हैं? सरकार के द्वारा काम करते हैं, क्योंकि सरकार से ही उनको पैसे मिलते हैं ना। तो अब उन स्कूलों में कुछ भी धार्मिक चीजें नहीं मनाई जाती। जैसे कि आप बोलो कि उसमें जैसे क्रिसमस आता है, तो प्राइवेट स्कूल्स में खूब क्रिसमस एकदम मजे से मनाते हैं, है ना। लेकिन जो सरकारी स्कूल है वहां पर नहीं मनाया जाता क्रिसमस वगैरह, या फिर कोई भी त्योहार हो, चाहे वो हिंदुओं का हो या फिर किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो सरकारी स्कूलों में नहीं मनाया जाता। तो वो इसी के अंतर्गत आता है। सरकार ने, मतलब संविधान ने मना किया है कि सरकार से आर्थिक सहायता मतलब मिलने वाले जो संस्थान है, ठीक है, उससे सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, वहां पर किसी भी पर्टिकुलर धर्म को लेकर के शिक्षा वहां पर नहीं दी जाएगी। सभी बच्चों को समान रूप से जो शिक्षा दी जाती है वही दी जाएगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये है आप लोगों का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, अब ये क्या है प्यारे दोस्तों? तो आइए फिर समझ लेते हैं। वो समझ में आया ना? देखो यहाँ पर क्या है कि हमारे देश में 30 त्योहार, पर्व, भोजन और जीवन प्रणाली को लेकर बहुत विविधता पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, सबका अपना अपना भोजन होता है, सबके अपने अपने त्योहार होते हैं, रहन सहन का तरीका सबका अलग अलग होता है, यह हम देखते हैं, है ना। आपने विवाह समारोह में भी देखा होगा, क्या देखा होगा कि मतलब हर प्रदेश के लोग अपने अपने तरीके से क्या करते हैं, विवाह जो है वो करते हैं, है ना। मतलब सभी का अपना विवाह का या फिर कोई भी त्योहार मनाना हो, राइट, तो सबका अलग अलग अपना ये होता है। ठीक है, तो ये सब में हमें भिन्नताएं देखने के लिए मिलती हैं। अलग अलग लोक समूह की संस्कृति का हिस्सा होती है। हमारे संविधान ने विभिन्न लोक समूहों, उनके सांस्कृतिक विशिष्टता का संवर्धन और संरक्षण करने का अधिकार दिया है। यानी अगर किसी धर्म में मान लो कि शादी हो रही है मंडप में, ठीक है, तो वो लोग मंडप में ही करेंगे, है ना। अब थोड़े ना कि वो कोर्ट में जाकर के या फिर कुछ और तरीके से शादी करेंगे, उनका जो परंपरा चला रहा है वैसे ही करेंगे। तो
हमारे संविधान ने ये सांस्कृतिक छूट उनको दी गई है कि आप अपने हिसाब से शादी विवाह बर्थडे कुछ भी मनाना है मनाओ, आपको कोई रोक टोक नहीं है। इसके अनुसार अपनी भाषा लिपि साहित्य का संवर्धन तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इसके संवर्धन हेतु प्रयास भी किए जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। भाषा का विकास करने के लिए संस्थाओं का गठन भी किया जा सकता है, ये बात भी है। अगर आप अपने भाषा का अपने धर्म का मतलब ये करना चाहते हो, मतलब उसका संरक्षित करना चाहते हो, तो आप इसके लिए संस्था जो है वो बना सकते हो, ठीक है। तो ये है आप लोगों का सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये क्या है, आइए हम समझते हैं। देखिए, अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में याचना करने का अधिकार भी एक प्रकार से मौलिक अधिकार है। अब मैं आपको बताती हूँ प्यारे बच्चों, जैसे मान लो कि आपका जो अधिकार है ना वो आपसे छीना जा रहा है, जो आपके मौलिक अधिकार है वो आपसे छीने जा रहे हैं, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, क्या करोगे? संविधान ने तो बोल दिया कि आपका ये अधिकार है, लेकिन अब कोई मान नहीं रहा, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, तो इसकी भी बात की गई है हमारे संविधान ने। हमारे संविधान में कहा गया है कि अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप जाइए न्यायालय में अपनी याचिका लेकर के कि हमारे इस अधिकार को इन लोगों ने क्या किया है, वॉयलेट किया है, मतलब इसको नहीं माना है। तो आप जाइए, न्यायालय में जाने का भी आपका अधिकार है और यह भी मौलिक अधिकार में आता है। यही है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो इसके विरुद्ध आप न्यायालय में न्याय मांगने के विषय में संविधान द्वारा ही प्रावधान, मतलब संविधान ने बोला है कि आप न्यायालय में जा सकते हो, ठीक है। इसके अनुसार अधिकारों की रक्षा न्यायालय पर भी बंधन कारक है। अब ऐसा अगर हमारे संविधान ने बोला है तो हमारे जो न्यायालय है यानी जो हमारे कोर्ट्स हैं उनको हमारी बात सुननी चाहिए, उनके ऊपर भी ये बंधन है कि आपको इनकी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है। संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों पर कई बार अतिक्रमण हो सकता है और हम अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते, इसी को हम हमारे अधिकारों का हनन हुआ ऐसा कहते हैं, है ना। अब आप सोच रहे होंगे मैं कह रही हूँ अधिकारों का हनन हुआ, तो अधिकारों का हनन क्या है? जैसे कि अगर आपके अधिकार, जैसे मान लो आपका अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार। अब किसी बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है तो उसके अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है। मान लो किसी मजदूर को उसकी मजदूरी काट ली जा रही है, उसको देना चाहिए 200 रुपये लेकिन उसको दिए जा रहे हैं 100 रुपये, ठीक है, उसी काम के लिए, तो ये गलत बात है। तो वो इसके खिलाफ न्यायालय में जा सकता है, समझ में आया। तो वही है यहाँ पर। फिर अधिकारों के हनन से संबंधित हमारी शिकायत पर न्यायालय विचार करता है, ठीक है। अगर हमने कोई शिकायत की है तो जो हमारी कोर्ट है उसके ऊपर विचार करेगी, फिर जांच पड़ताल भी करेगी, और अगर सचमुच में हमारे अधिकारों का हनन हुआ है तो फिर उसके खिलाफ वो क्या करेंगे, मतलब कार्यवाही करेंगे, है ना। तो और उसको उचित न्याय प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। ओके प्यारे बच्चों, समझ में आया? पहले यहाँ तक बताओ आप लोगों को समझ आया कि नहीं। अब मैं आपको कुछ और बातें बताने वाली हूँ। क्या बताने वाली हूँ? देखो, कुछ रीट होती हैं हमारे न्यायालय की, कोर्ट की। देखो, अधिकार हनन निवारण हेतु न्यायालय के आदेश, मतलब अगर हमारा अधिकार ये हो रहा है, हनन हो रहा है, उसको नहीं माना जा रहा, तो अब देखो कौन कौन सी रिट है, कौन कौन से यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, निवारण हेतु न्यायालय के आदेश, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये कुल 5 प्रकार के हैं शायद से, है ना। आओ मैं आपको दिखाऊं। हाँ, 5 प्रकार के हैं, ठीक है। आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहला है हिबियस कॉर्पस, यानी कि ये क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या हुआ कि अवैध अथवा गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाने और स्थानबद्ध करने से किसी भी व्यक्ति की रक्षा करना। जैसे अब देखो, सुप्रीम कोर्ट मतलब जो हमारी कोर्ट है ना, तो उसके पास क्या है, देखो जैसे मान लो किसी व्यक्ति को बिना किसी पूछताछ के ऐसे ही बंदी बना लिया गया, या फिर उसको किसी एक स्थान पे ऐसे नजरबंद कर दिया गया, ठीक है। तो अब इसके खिलाफ वो आवाज उठा सकता है, न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। किसके थ्रू? तो ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, इसके थ्रू, यानी कि हेबियस कॉर्पस के थ्रू, ठीक है। समझ में आया? और इसके लिए जो न्यायालय है उसको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, ये भी उसके ऊपर बंधन कारक होता है। इसीलिए तो न्यायालय बनाया गया है ना। अगर वो कुछ करे ही ना तो न्यायालय क्यों बनाया? न्यायालय इसीलिए बनाया गया है कि वो क्या करे, लोगों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसको देख रेख करे, ठीक है। परमादेश, मैंडमस इसको कहा जाता है, मैंडनस, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों के हित में कोई कार्य करने के लिए सरकार को दिया जाने वाला न्यायालयीन आदेश। यानी कि मान लो कि अगर कोई काम है, ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से, जैसे वो सरकार जो है ना, सरकार कोई भी पर्टिकुलर सरकार हो सकती है, तो सरकार को जो हमारी कोर्ट है, न्यायालय है, वो आदेश दे सकती है कि ये कार्य लोगों के हित में है तो ये आप लोगों को करना चाहिए, और वो सरकार करेगी भी, ठीक है। तो ऐसा हमारे कोर्ट के पास ये अधिकार है, वो
वो सरकारों को क्या कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं किसी भी काम के लिए, ठीक है। तो वो आपका मैंडेनेस हो गया। चलो अब हम आगे चले। आगे हम बात करते हैं प्रोहिबिशन यानी कि निषेधात्मक आदेश। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करने देने का आदेश। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके जैसे जो आपके निचले या फिर कनिष्ठ न्यायालय है, जैसे सबसे ऊपर क्या आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फिर उसके नीचे हमारा हाई कोर्ट और उसके नीचे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वगैरह कोर्ट है वो सभी आ जाते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब किसी व्यक्ति को सजा हो रही है, ठीक है ना, तो वो मामला कहाँ पे गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, है ना। लेकिन अब वो जो व्यक्ति का जो भी केस है, मान लो कोई बहुत गंभीर केस है, तो वो वहां पे नहीं जाना चाहिए था, वो या तो हाई कोर्ट में जाना चाहिए था या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। अब कोर्ट को इसके बारे में पता चला, है ना, उन्होंने अपना जजमेंट भी दे दिया हो, लेकिन फिर भी अब न्यायालय क्या कर सकती है, वो जो न्यायालय है, वो जो कनिष्ठ न्यायालय है, जो छोटे जो निचले स्तर के हैं, उनको यह आदेश दे सकती है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन ना करें, आपके अधिकार में जो केसेस आ रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, आप उनको ही मैनेज करो, ठीक है। तो वो अधिकार किसके पास होता है, हमारी कोर्ट के पास ये रिट जारी करने का अधिकार होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया। प्रोहिबिशन मतलब निषेध, रोक देना, ठीक है, आप अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन ना करें, ऐसा वो आदेश दे सकते हैं। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे क्यो वारंटो यानी कि स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार। इसका मतलब क्या होता है कि किस अधिकार के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है, इस प्रकार का स्पष्टीकरण सरकारी अधिकारी से मांगने का न्यायालयीन को आदेश, ठीक है, न्यायालयीन आदेश। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो किसी ने कुछ कार्यवाही करी, कोई सरकार का आदमी है या फिर कोई कुछ भी है, ठीक है, उसने कुछ भी कार्यवाही की, तो उस टाइम पे जो हमारा न्यायालय है, ठीक है, उच्च न्यायालय, वो उनसे प्रूफ मांग सकता है, बताओ किस आधार पे आपने ये काम किया। तो ये भी अधिकार होता है हमारी न्यायालय के पास, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट में आता है उत्प्रेक्षण, जिसको हम कहते हैं सर्शियोरारी, ठीक है, मतलब इसको कुछ ऐसे ही नाम इंग्लिश में बोला जाता है। निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त कर ऊपर के न्यायालय में मुकदमा दायर करने हेतु आदेश देना। यानी मान लो कुछ भी जजमेंट है, कुछ केस था, बराबर, तो निचले या फिर कनिष्ठ न्यायालय में कुछ निर्णय किए गए, है ना, तो उससे अगर वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, मतलब उसके लिए याचिका दायर कर सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट को उसके फिर से क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी अधिकार हमारे पास, मतलब ये है उत्प्रेक्षण यानी कि सर्शियोररी, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह मौलिक अधिकारों को न्यायालयीन संरक्षण प्राप्त रहने से नागरिक क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों का उपयोग उचित पद्धति से कर सकते हैं, वे अधिक सजग और उत्तरदायी, है ना। अगर हमारे पास, आप सोचो, अगर हमें हमारे अधिकार ना पता हो तो कोई भी हमारा शोषण करके जाएगा, हम उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाएंगे, इसीलिए हमारे अधिकार हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही था हमारे इस पाठ में। मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो भी आपके अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय एवरीवन।